हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट नज़दीक आ रहा है और उसकी वजह से जो करंट अफेयर्स का एनुअल कंपाइलेशन मैगजीन आता है विजन आईएएस के द्वारा पीटी 365, वो भी रिलीज़ कर दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर पीटी 365 मैगजीन को कवर करिए। तो पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल इमरजेंसी था। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि जो भी पीटी 365 मैगजीन्स हैं उसको मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का कवर करूं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, देन अदर्स जो पीटी 365 मैगजीन है। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई देने का काम करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक विजन आईएएस, बिकॉज इनके ये मेहनत की वजह से हमें पीटी 365 जो मैगजीन होता है ये इनकी टीम एनुअल कंपाइलेशन की वजह से ये लेकर आती है। तो इनको हम पहले तो क्रेडिट देना चाहेंगे। अभी हम क्या क्या कवर करेंगे आज उसको हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे, जैसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड। जैसा फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे एंड उसके साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें क्या क्या प्रोविजंस है। एंड रिसेंटली एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस वहाँ के गवर्नर के लिए था, जिसमें वहाँ के हाई कोर्ट ने एक टाइम बाउंड डेडलाइन दिया था गवर्नर को। कोई भी बिल पास होता है तो उसको एक कैसे हम एक टाइम बाउंड हो के उनको उसको या तो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। देन अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो उनके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद कवर करेंगे जो लोकसभा के स्पीकर हैं कि उनका निर्वाचन कैसे होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है और इनके पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। देन एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है और ये जनरली यूपीएससी में आता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी लॉ मेकर्स होते हैं मीन्स एमपी एंड एमएलए होते हैं उनका डिसक्वालिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है। देन पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, लोकल बॉडीज हो गया, जैसे अभी रिसेंटली क्या था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया था। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है यूपीएससी या फिर अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसमें कौन कौन से रैंक्स होते हैं। तो इसके लिए हम इसको कवर करेंगे। देन हम ये कवर करेंगे मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है। देन इसके बाद हमारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और टर्म्स हैं जैसे मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, प्राइवेट मेंबरशिप, व्हाट इज प्राइवेट मेंबरशिप, देन एडजर्नमेंट, साइन डाई क्या होता है, जीरो आवर, क्वेश्चन आवर क्या होते हैं। देन उसके बाद ये हम देखेंगे लोकपाल हो गया। देन सीबीआई के बाद यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी रिसेंटली अपना सेंचुरी कंप्लीट किया था, सेंचुरी, तो इसकी वजह से इसको भी हम देखेंगे। और एनसीआरबी क्या होता है, एनसीआरबी के बारे में भी हम समझने का ट्राई करेंगे। तो आइए, अभी हमने इंडेक्सिंग के बारे में बता दिया है कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और हम ट्राई करेंगे कि ये जो पीटी 365 मैगजीन है इसको काफ़ी अच्छे से कवर करें। और इसका रीज़न ये होता है कि सपोज आपने मंथली जो भी आपने मैगजीन्स पढ़े हैं तो उसके लिए क्या होता है आपने नोट्स बनाया होगा। तो वैसे स्टूडेंट्स को जनरली मैं तो रिकमेंड नहीं करता ये पीटी 365 मैगजीन पढ़ने के लिए, बट ये यूज़फुल तब हो जाता है सपोज आपने पूरे साल का करंट अफेयर्स का स्टडी किया है, नोट्स बनाया है, बट अभी आप इसको क्या करेंगे कि वो 1x या 1.5x के स्पीड पे इसको 2-3 बार देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो भी साल का करंट अफेयर्स होता है और जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम स्टैटिक पार्ट से, जैसे कि लक्ष्मीकांत से लिंक करके हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, इस वे में हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है।
तो आइए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है 50 ईयर्स। जो हमारा नेशनल इमरजेंसी था उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है 50 ईयर्स, और इसको जो नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और ये संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये हमारे आर्टिकल 352 में मेंशन है। नेशनल जो इमरजेंसी होता है ये कौन कौन से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट हो गया वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, मीन्स कोई बाहरी देश हमारे इंडिया पे आक्रमण करता है या फिर कोई भी अदर एग्रेशन करता है, तो वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के माध्यम से लगवा सकती है। देन दूसरा केस होता है आर्म्ड रेविलियन, मीन्स जो तख्तापलट टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी लग सकता है। तो ये सारा कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। देन दूसरा एक ये पहले टाइप का इमरजेंसी हो गया जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और दूसरा इमरजेंसी हो गया जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो कि संविधान के आर्टिकल 356 में कवर किया जाता है, और ये आर्टिकल जो है 356 मीन्स प्रेसिडेंट रूल कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब कोई भी स्टेट जो हमारा सेंटर होता है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो इसको हम बोलते हैं कि फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो इस केस में आर्टिकल 356 और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देन इसके बाद होता है एक थर्ड टाइप का इमरजेंसी होता है जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में कवर किया गया 360 में, और ये तब लागू किया जाता है जब हमारे देश में कोई भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। तो जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे 1991 में आया था जहाँ पे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किया था। तो इस टाइप के जब भी हमारे पास इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का एक प्रोविज़न रहता है। तो आइए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाया गया था 25 जून 1975 को लगाया गया था, और ये कब तक फोर्स में था, तो ये 21 मार्च 1977 तक ये फोर्स में था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में जनरली पूछता है कोई भी आर्टिकल होता है या फिर कोई पार्ट होता है तो वो कौन से सोर्स से लिया गया है, कहाँ से इसको कॉपी किया गया है। तो इसका देखिए जो हमारा इमरजेंसी है, इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वीमार मीन जर्मनी के से लिया गया है नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी की बात करते हैं। तो देन अगला पॉइंट आता है कि ये हमारे संविधान के कौन से पार्ट्स में है। तो देखिए ये हमारे संविधान के 18th पार्ट में है। तो देखिए एक तो हमें आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल के साथ साथ हमें शेड्यूल्स जो होता है वो कितने शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल्स में क्या क्या डिटेल्स मेंशन है ये याद होना चाहिए। देन हमारा थर्ड आता है कि पार्ट, कि हमें कौन से पार्ट में क्या है। जैसे पार्ट हमारा जो 1 है यहाँ पे हमारा यूनियन के बारे में बात किया गया है, दूसरा सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है, तीसरा पार्ट जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया। तो इस तरीके से हमें पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए जब हमारा 1962 में जो हमें लास्ट टाइम हमारा नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, तो वो देखिए अब तक 3 टाइम्स लगाया जा चुका है। पहला लगाया गया था हमारा 1962 में जब हमारा चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था। यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। तो ये भी देखेंगे तो ये एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। देन सेकेंड टाइम हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा था जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 में, जहाँ पे बांग्लादेश बनाया गया था। तो उस केस में हमारा नेशनल इमरजेंसी का सेकेंड टाइम लगाया गया था। देन थर्ड इमरजेंसी जो है 1975 में लगाया गया था जब इंदिरा जी का गवर्नमेंट था। एंड ये जो इमरजेंसी है ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया था, मीन्स आंतरिक जो कलह होता है इसकी वजह से लगाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद करने वाली चीज़ है, और ये एग्जाम में जनरली या यूपीएससी में नहीं तो फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में इसको पूछ लेता है। तो पहले हम देखेंगे जो नेशनल इमरजेंसी होती है तो ये कौन इम्प्लीमेंट करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट
प्रेसिडेंट, हमारा जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति महोदय तभी कर सकते हैं जब उनको रिटेन तौर पे जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट से उनको रिटेन डिसीजन लिख कर मिलता है, तभी वो लगा सकते हैं। तो पहला फर्स्ट अथॉरिटी हो गया। देन पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत होती है। सपोज कोई भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ने वहाँ पे प्रेसिडेंट को रिटेन तौर पे दे दिया कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लगाना है। देन इसके बाद एक प्रोसेस होता है कि 1 महीने के अंदर जो बोथ हाउस होते हैं, जो लोकसभा हो गया एंड राज्यसभा हो गया, यहाँ से इसको अप्रूव कराना रहता है। दोनों जगह से अप्रूव कराने के बाद ही ये लागू होता है। और एक बार अप्रूव हो गया तो ये 6 मंथ्स के लिए इफेक्टिव रहता है। तो ड्यूरेशन हमने बता दिया 6 मंथ हो गया। और ये कहाँ पे, सपोज दूसरा केस हो गया जब हमारा लोकसभा डिजॉल्व है, मीन्स लोकसभा अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अभी चुनाव होने वाला है। उस केस में क्या होता है कि जब भी अगला सेशन स्टार्ट होता है लोकसभा का, मान लीजिए जो 18th लोकसभा है, 18th लोकसभा का टेन्योर खत्म हुआ, जैसे 2029 में जो लोकसभा है उसका टेन्योर खत्म होता है, तो जब तक अगला गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर नहीं आती है और उसका फर्स्ट सिटिंग नहीं होता है, तब तक वो लागू रहेगा। तो 30 दिन के अंदर वो उसको पास कराना रहता है जब भी हमारा जो लोकसभा डिसॉल्व होता है। देन अगला क्वेश्चन आता है कि इसको पास कराने के क्या तरीका है। तो इसको हम पास जो है स्पेशल मेजोरिटी की तरफ कराते हैं। तो आपको पता होगा कि स्पेशल जो मेजोरिटी होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में होता है कि जो भी टोटल मेंबरशिप होते हैं, मीन्स उनका जो भी मेंबरशिप है, जैसे यहाँ पे 543 हैं तो यहाँ पे 273 के आसपास इतने तो चाहिए ही चाहिए वहाँ पे। देन दूसरा केस होता है 2/3, मीन्स 543 में से सपोज 450 सांसद मौजूद हैं वहाँ पे, तो आपको 226 जो है सांसदों का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है, मीन्स वहाँ पे उनका वोट चाहिए होता है। देन रिवोकेशन की बात करें तो रिवोकेशन जो है प्रेसिडेंट इसको, रिवोकेशन मीन्स प्रेसिडेंट इसको जैसे लगाते हैं वैसे इसको हटा सकते हैं, और हटाने के लिए उनको कोई प्रॉपर रिटन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी राज्य की शक्तियां होती हैं वो सेंटर के पास चली जाती हैं, राज्य की शक्तियां सेंटर के पास चली जाती हैं, और सेंटर के पास इतना ज़्यादा पावर आ जाता है कि वो राज्य की किसी भी सब्जेक्ट पे नए न्यू जो है रूल बना सकता है। तो इसके लिए जो सेंटर होता है काफ़ी एम्पावर्ड हो जाता है। और जो 1975 वाला केस आया था वो कुछ इस तरीके का ही था, जिसमें सेंटर के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी और उन्होंने संविधान को काफ़ी संशोधन किया था। और एक तरीके के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, उस केस में जो भी आपके फंडामेंटल्स राइट हो गए, जो भी फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, उस सारे को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड होने के बाद सिर्फ 2 ही आर्टिकल इफेक्टिव रहते हैं। राइट टू लाइफ वाला जो है आपका, एक आर्टिकल 20 हो गया एंड आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल जो हैं यही सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स रह जाते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये इसका नेशनल इमरजेंसी के केस में यही यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की स्थिति होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था तो उस टाइम पे कितने हमारे रिफॉर्म्स हुए थे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, या रिफॉर्म्स हुए थे। तो पहला देखिए, जब भी 1975 में लगाया गया था तो वहाँ पे एक 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था, और वहाँ पे जब भी जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था उसको जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख दिया गया था। मीन्स सपोज इमरजेंसी सरकार ने लगाया तो आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं और उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था। देन हम अगले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 39th वाले में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पार्लियामेंट के पास जनरली क्या होता है, कोई भी जो इलेक्शन कमीशन होता है MP MLA का, इसका जो जुरिस्डिक्शन होता है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शन के डिस्प्यूट्स थे वो पार्लियामेंट को चले गए थे, पार्लियामेंट के पास चले गए थे। ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर आया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसको हम एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इसको ध्यान देने वाली बात है। तो ये 1976 में लेकर आया गया था, जिसमें से बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स थे उसको रोल बैक किया गया था, मीन्स वापस ले लिया गया था ये 44वें अमेंडमेंट में। जैसे 44वें अमेंडमेंट में क्या हुआ कि इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हम आर्म्ड रिवेलियन से रिप्लेस किया। और आपने देखा होगा जो 42nd में, जैसे हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म है, इस तरीके का जो कीवर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में इंसर्ट किया गया था। अभी देखिए, जो आर्टिकल हमने बताया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, वो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 358 में बताया गया है कि आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है। देन अभी जो 1976 में जो हमारा संविधान में संशोधन किया गया था, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे आर्टिकल 300A में कर दिया गया था। और इसको ध्यान दीजिएगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अभी पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था आपका, लेकिन फंडामेंटल राइट ना रखे ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मीन्स संविधान की ये जो आर्टिकल 300A है, इससे इसको पावर मिलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और जो लोकसभा का टेन्योर है, जैसे अभी आप देखेंगे कि लोकसभा एक बार चुनाव हो जाने के बाद उसकी जो लाइफ होती है 5 साल होती है, वो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होता है। लेकिन इमरजेंसी के बीच में जब हुआ था तो इसका जो टेन्योर है 5 साल से बढ़ाकर 6 साल के लिए कर दिया गया था। और इसको करने के लिए 2 आर्टिकल में संशोधन किया गया था, एक आर्टिकल 83 था और दूसरा जो आर्टिकल था 172 था। तो ये हमारा जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड था उसको हमने सारा स्टैटिक से लिंक करके कवर कर लिया है। अभी देखिए, हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए। नहीं तो फिर हमारे टेलीग्राम पे हमने ग्रुप में अपने चैनल का लिंक डाला हुआ, वहाँ पे आप जाके हमारा मैसेज कर सकते हैं। तो उसको हम ट्राई करेंगे एड्रेस करने का। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अभी देखिए, हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सेंट टू बिल। तो अभी रिसेंटली क्या था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ के हाई कोर्ट में एक मैटर को लेकर गए, जहाँ पे आप जानते होंगे जब भी विधानसभा से कोई भी बिल पास होता है तो ये गवर्नर के पास जाता है एक्ट बनने के लिए। तो वहाँ पे जब गवर्नर एक्सेंट देते हैं तभी वो नया कानून बनता है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि सपोज जब गवर्नर और राज्य के बीच में अच्छा संबंध नहीं होता है तो गवर्नर क्या करते हैं कि उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पास रखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बिल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, जिसको पॉकेट वीटो हम बोलते हैं। तो इस फैसले को लेकर तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इस जजमेंट में उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 143 है, इसके थ्रू जो भी कोई भी कोर्ट ये मैंडेटरी नहीं कर सकती है कि टाइमलाइन निर्धारित नहीं कर सकती है, स्पेशली जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं, इनके ऊपर कोई भी टाइमलाइन निर्धारित नहीं कर सकती है। तो ये इस तरीके का न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो इस चीज़ से आपको अवेयर होना है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, गवर्नर के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब भी PT 365 पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि देखिए, फर्स्ट तो हो गया, आपने जो मंथली करेंट अफेयर किया होगा वहाँ पे पढ़ा होगा। देन दूसरा क्या होता है कि मंथली करेंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करना होता है, और लिंक करने के बाद थर्ड होता है इसको रिवाइज करना है।
रिवाइज करेंगे, तभी आप इसको मार्क्स को यहाँ पे गेन कर पाएंगे। तो देखिए जो PT 365 होता है, PT 365 इसको पढ़ने का क्या तरीका है, आपको पता चल गया कि हमारा तमिलनाडु की सरकार ने इस तरीके का कोई नियम लेकर आया था, सॉरी हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पे सपोज 90 दिन के अंदर गवर्नर को एक्ट कोई भी डिसीजन ले लेना है, बट वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोल बैक कर दिया, वापस कर दिया कि इस तरीके का कोई भी हम समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए। तो अभी क्या है, इसको पढ़ने का तरीका आपको न्यूज़ पता चल गई। अभी आपको क्या क्या यहाँ से कवर करना है, देखिए गवर्नर को कवर करना है, प्रेसिडेंट को कवर करना है, और प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं, दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए दिमाग में सेट होगा, और जिससे कि आपको ज़्यादा कम समय में इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक में। तो देखिए गवर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी कोई राज्य अपने राज्य में बिल पास करता है। तो फर्स्ट हो गया देखिए यहाँ पे, जब भी राज्य से यहाँ पे बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद ये गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं, वो 4 ऑप्शन में से वो कुछ भी ले सकता है। तो फर्स्ट हो गया, जो भी बिल पास होकर आया वहाँ पे उसको गवर्नर स्वीकार कर लेते हैं। तो जब भी स्वीकार कर लेते हैं तो वो जो एक्ट होता है या बिल होता है वो लॉ बन जाता है, मीन्स वो लॉ होता है और लीगल वैलिडिटी हो जाती है जब भी यहाँ पे गवर्नर का सहमति हो जाती है। दूसरा होता है कि जो गवर्नर है इसको विदहेल्ड करते हैं, मीन्स रिजेक्ट कर दें, तो रिजेक्ट कर दिए तो उस जो भी बिल था उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो यूजलेस हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन होता है कि ये जो भी राज्य ने बिल पास करा के भेजा है तो गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर की टीम जो रहती है वहाँ पे एनालिसिस करते हैं गवर्नर भी, तो वो उनको लगता है कि हाँ इसमें और कुछ सुधार होनी चाहिए, तो क्या करते हैं कि वो रिकंसिडरेशन मीन्स वापस पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं। सिर्फ एक ही इसमें एक्सेप्शन है कि वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, मीन्स मनी बिल को कोई भी रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ऑर्डिनरी जो बिल होता है उस केस में रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर के पास पावर होती है कि वो भेज देते हैं। तो भेजने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, जो लेजिस्लेचर होता है कि विधानसभा या विधान परिषद जो होता है वहाँ पे वो या तो उसमें कुछ चेंज अमेंडमेंट भी कर सकते हैं या तो बिना चेंज किए हुए गवर्नर के पास भेज देंगे। और इस बार जब वापस दोबारा ये आएगा गवर्नर के पास तो गवर्नर को वहाँ पे एक्सेंट देना मीन्स सहमति देना मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने अभी गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, अभी हम ध्यान देंगे कि दूसरा यहाँ पे पावर होती है जो राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब भी आता है तो देखिए राष्ट्रपति के पास कोई भी राज्य का बिल कभी आता है, गवर्नर के पास गया, गवर्नर के पास हमने अभी जस्ट बताया कि उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ कर दें या तो ना कर दें, दूसरा कंसीडरेशन के लिए भेज दें, नहीं तो फिर जो चौथा होता है ये यहाँ पे राष्ट्रपति के पास रिजर्व कर लेते हैं कि ये राष्ट्रपति के पास भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए। तो अभी यहाँ से देखिए इसको लिंक कैसे करना है, यहाँ से आपने यहाँ से अब यहाँ पे आ जाता है, गवर्नर ने भेज दिया राष्ट्रपति के पास भेजा, तो जो राष्ट्रपति के पास होता है कि वो 3 तरीके का एक्शन ले सकते हैं। वहाँ पे जो एक्सेंट होता है दे सकते हैं, मीन्स सहमति जता सकते हैं, या जो भी बिल है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि ये भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, राष्ट्रपति भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि इसमें आप पुनर्विचार कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है। बस एक ही जो है एक्सेप्शन, उसको ध्यान रखिएगा कि वो बिल मनी बिल नहीं होनी चाहिए। तो जब भी राष्ट्रपति के बाद से जब भी रिकंसिडरेशन के लिए आता है विधानसभा या विधान परिषद को, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं, उनको 6 महीने के अंदर उसको या तो रिकंसिडरेशन करें, मीन्स उस पर जो भी करेक्शन है उस पर सुधार करें, नहीं तो फिर डायरेक्टली उसको पास करके वापस भेज दें। तो जब भी वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास भी 2 ऑप्शन रह जाते हैं इस बार। जैसे उस टाइम पे आपने देखा होगा गवर्नर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जब भी रिकंसिडरेशन के केस में, मीन्स जब भी दोबारा
पास करके जब भेजते हैं तो उनको गवर्नर को सहमति देनी ही देनी रहती है। लेकिन इस तरीके का कोई भी पाबंदी राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। जब राष्ट्रपति के पास गया तो ये दोबारा भी ये एक्शन दे सकते हैं, सहमति जता सकते हैं, नहीं तो फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों केस होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसा इस तरीके का मैंडेटरी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमने बता दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में हुआ था ये। तो अभी देख लेते हैं कि इस तरीके का जो भी एक्ट होता है इसी को हम पॉकेट वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। जब हमें जो भी एक्ट होता है, बिल होता है, वो राष्ट्रपति या फिर गवर्नर के पास पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है, इस चीज को बोलते हैं। अभी देखिए अगला इसमें पॉइंट है, काफी एक पॉइंट होता है, जब भी कोई गवर्नर होता है और गवर्नर रहते हुए उन्होंने कोई भी काम किया है, सपोज अभी कोई यहाँ पे यूपी का गवर्नर है, जैसे श्रीमती आनंदी पटेल जी हैं, तो यहाँ पे वो गवर्नर रहते हुए कोई भी एक्शन लेती हैं तो इनके टेन्योर के बाद इनको एक तरीके का सिक्योरिटी मिलता है कि गवर्नर रहते हुए उन्होंने कोई भी एक्ट या निर्णय लिया, इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और इनको इम्यूनिटी होती है कि इन पे कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है, क्रिमिनल केस। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 361 में मेंशन है इस तरीके का पॉइंट। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए या फिर हमें डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला टॉपिक है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा हमारे करंट में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनको इलेक्ट किया गया था और ये एनडीए के उम्मीदवार थे और इनको जो है 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे इनको बनाया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है। तो नॉमिनेशन का प्रोसेस जनरली 20 प्रपोजल्स होते हैं और 15,000 का डिपॉजिट दिया जाता है। तो ये देखिए यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या है, इसका जो इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है और इनके पास क्या होता है कि जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं रहता है। और जो उपराष्ट्रपति है होते हैं इनका हमारे देश में सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद नंबर आता है तो वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका ये नंबर आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का हमारे यहाँ पे नंबर होते हैं। अभी जो भी होता है वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारा संविधान में मेंशन है, ये आर्टिकल 163 में मेंशन है, जिसमें उपराष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 64 में दिया गया है कि वो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। जैसा कि हमारा जो हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, दूसरा होता है कि एक अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और इस तरीके का जो मेंशन है वो आर्टिकल 64 में मेंशन है। और आर्टिकल 66 में दिया गया है उनके इलेक्शन के बारे में कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें जो दोनों हाउसेस होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के दोनों लोग आके वोट देते हैं। इनके जो भी वोटर लिस्ट होता है इसमें ये दोनों हाउस के लोग रहते हैं। और जो क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी होता है उपराष्ट्रपति के पास, तो पहला तो है वो भारत के नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा उनका एज जो है 35 साल या 35 साल से अधिक होना चाहिए। एंड थर्ड हो गया जो भी वो राज्यसभा का क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन उनको मीट होनी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग राज्यसभा मेंबर।
मीन्स राज्यसभा मेंबर होने के लिए या राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको कौन कौन से क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, इसका हमें कमेंट करके बताइए। देन अभी अगला इसमें एलिजिबिलिटी के क्वालिफिकेशन के बारे में है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए, मींस पहले से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना ले रहे हो, इस तरीके से मेंशन है। देन आर्टिकल 60 में देखिए उनके टर्म के बारे में मेंशन है कि इनका जो टर्म रहेगा वो भी सेम वो लोकसभा के जैसे होता है 5 साल उस तरीके से ही रहता है। और ये जो अपना रेजिग्नेशन होता है ये राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन देते हैं और इनको जो है राज्यसभा से एक मेजोरिटी के तौर पे जब भी होता है कि राज्यसभा में इनको एक रिजोल्यूशन के तौर पे यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो सपोज यहाँ पे 200 लोकसभा राज्यसभा में 200 लोग राज्यसभा में है तो वहाँ पे 101 का यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए। और दूसरा जो लोकसभा है, लोकसभा यहाँ पे सिंपल जो मेजोरिटी होता है यहाँ से ये लोग जीत जाए तो फिर इनका हो जाता है इनका रिजोल्यूशन। ठीक है, ओके मूव करते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी अगला हमारा टॉपिक है जो हमारा लोकसभा के बारे में है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के पोस्ट के बारे में। तो देखिए जो अभी जैसा कि आप जानते होंगे हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं हमारे माननीय ओम बिरला जी हैं। तो देखिए जब भी इसका नॉमिनेशन होता है तो उनके पास 10 MP का एक नॉमिनेशंस होते हैं। तो इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर आते हैं। अभी हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं इनके बारे में आर्टिकल 93 में मेंशन है कि लोकसभा चूजेस 2 ऑफ इट्स मेंबर एज, एक तो स्पीकर होता है दूसरा होता है डेप्यूटी स्पीकर। तो जनरली क्या होता है यहाँ पे जो भी लोकसभा के प्रीसीडिंग्स होते हैं वो लोकसभा स्पीकर मैनेज करते हैं। बट इन केस किसी कारण वो स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उसका कार्यवाहन डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है और ये सिंपल मेजोरिटी से इनका वोटिंग होता है। और इस पोस्ट के बारे में एक खास बात ये है कि ये पोस्ट कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा कोई ना कोई होगा। जैसे कि अभी 2029 में जब भी चुनाव होगा तो जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाती है, तब तक जो करंट वाले जो स्पीकर रहेंगे स्पीकर वही वहाँ पे स्पीकर नेक्स्ट गवर्नमेंट तक रहेंगे, ये हैंड ओवर करके आते हैं इस तरीके का। और इनके पास ऑप्शन होता है री इलेक्शन का। जैसा कि आप जानते होंगे जो पिछला 2019 से 2024 वाला यहाँ पे लोकसभा था वहाँ पे भी ओम बिरला जी ही थे लोकसभा स्पीकर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी री इलेक्शन के चांसेस होते हैं। इनके रिमूवल के बारे में आर्टिकल 94 में दिया गया है कि ये जो है मेजोरिटी जो होता है जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा में उनका सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। और ये जो है जब भी इनके रिमूवल के बारे में रिजोल्यूशन लाया गया है तो उसको ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसको प्रिसाइड उस टाइम पे दूसरा कोई करना होता है क्योंकि खुद का यहाँ पे हटाने के लिए रिजोल्यूशन है तो इसको ये कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रूल है। तो जो हमारे स्पीकर्स होते हैं जो लोकसभा स्पीकर होते हैं इनके कौन कौन से ड्यूटीज़ होते हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी हमारा हो गया कि गार्जियन होते हैं, मीन्स जो पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट स्पेशली जो लोकसभा होता है उसके ये गार्जियन होते हैं। जो भी लोकसभा स्पीकर वहाँ के गार्जियन होते हैं, कुछ भी रूल रेगुलेशन और यहाँ करना रहता है तो ये स्पीकर के तौर पे होता है। देन गार्जियन के तौर पे रेगुलेटरी अथॉरिटी हुई तो कोई भी मतलब लोकसभा का मैटर्स है तो इनको जो है लोकसभा स्पीकर ही मैनेज करते हैं। और कोई बिल है इसका डेडलाइन डिसाइड नहीं हो रहा है, मीन्स कोई बिल है तो उसको जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग आपके बारे में आपने देखा होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि जो हमारा ज्वाइंट सिटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया है। तो ज्वाइंट सिटिंग को ये प्रिसाइड करते हैं, मीन्स इसको मैनेज करते हैं लोकसभा स्पीकर। इसके बाद मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा कौन सा नहीं होगा इसका डिसीजन, सोल डिसीजन जो होता है ये हमारे लोकसभा स्पीकर के पास होता है। लोकसभा स्पीकर के
पास होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा ऑर्डिनरी बिल है। डिप्टी स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। तो डिप्टी स्पीकर जो है जनरली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991 से चला आ रहा है, और जो हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है दल बदलू कानून, दल बदल कानून, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। मीन्स सपोज आप पार्टी ए में थे, पार्टी ए में थे, देन यहाँ से आपने क्या किया, पार्टी बी में चले गए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आपने क्या किया, बीजेपी में चले गए। तो जो है स्पीकर के पास पावर होता है कि ये जब भी उनके ऑफिसर होते हैं ये लोग रिपोर्ट करेंगे तो एंटी डिफेक्शन जो है दल बदल कानून ये इन पे लागू होगा, और उसके अकॉर्डिंग इनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। इस तरीके का यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये देखिए हमारे संविधान के 10th शेड्यूल है, इसमें दिया गया है, और ये ऐड किया गया था जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया था हमारा 10th शेड्यूल। तो अभी देखिए जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके अंदर क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। अभी कोई एक मेंबर जो है अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन करता है तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। दूसरा है कोई भी निर्दलीय सांसद या विधायक अपनी नई पार्टी मतलब न्यू पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, उस पर भी दल बदल कानून जो एंटी डिफेक्शन है वो भी लागू हो सकता है। तीसरा है कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, गवर्नर या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, और वो जो है मेंबर होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर भी ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये लागू होता है। बट कुछ केस में एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हो सकता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी पार्टी है, सपोज यहाँ पे 10 मेंबर की कोई पार्टी है, इसमें से टू थर्ड मीन्स ऑलमोस्ट 7 लोग किसी पार्टी में चले गए, बीजेपी में सपोज ज्वाइन कर लिए बीजेपी, तो यहाँ पे ये 7 लोगों पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। इसको हम पार्टी का मर्जर बोलते हैं। सेम यही चीज हुआ था जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जो शिवसेना वहाँ पे उद्धव के बाद ये डायरेक्टली एकनाथ जी के पास आ गया था, इसी को हम पार्टी मर्जर बोलते हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये डिसाइड करते हैं कि किसको किया जा सकता है, और इसका जुडिशियल रिव्यू जो जैसे जो एंटी डिफेक्शन लॉ था इसका पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं था, ये लोकसभा के स्पीकर जो भी था वो कर देते थे, इस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता था। लेकिन 1992 में क्या हुआ, एक केस आया था 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप एटलीस्ट इस केस के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है यूपीएससी जो है यहाँ पे अमेंडमेंट लिख देता है, यहाँ पे ईयर लिख देता है, यहाँ पे ईयर लिख देगा ईयर, तो यहाँ पे पूछ लेगा 38th, फिर 42nd वाला, 46th वाला, और यहाँ पे देगा 1976, यहाँ पे 2002, और मैच करने के लिए बोल देगा कि कौन कब हुआ था, ऐसे मैच करने के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि हो तो केस जो है वो कब आया था, तो ये 1992 में आया था, और ये जुडिशियल रिव्यू जब भी इस केस आया तो इसके थ्रू जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका जुडिशियल रिव्यू भी आने लगा। मीन्स जो भी यहाँ पे स्पीकर इसको एंटी डिफेक्शन में डालते हैं या फिर लागू होता है तो उस जो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट है उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, पिटीशन डाला जा सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोविजन है। अभी रिसेंटली एक मैटर हुआ, कर्नाटका में एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया अंडर आर्टिकल 191 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में। तो इसमें क्या हुआ कि 3 केस में देखिए ये सारे कुछ केसेस हैं जहाँ पे लॉ मेकर्स मीन्स क्या होता है, या तो एमपी हो गए नहीं तो फिर एमएलए हो गए, इन दोनों में से किसी लोगों पे
कोई भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो आरपीए एक्ट है इसके थ्रू निर्धारित किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो कब कब हो सकता है? कोई पहले से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो, उसका दिमाग ना सही हो, फिर उसके साथ वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर कोई डिफेक्शन लेकर आ रहा है, या फिर इंडिया में कोई भी ऐसा यहाँ पे रूल है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया रूल है जिसको वो फॉलो नहीं करता है, या फिर उसके माध्यम से कोई भी नेता डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो इस केस में किसी भी नेता का डिफेक्शन किया जा सकता है। और ये कहाँ पे कवर है? आरपीए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वाला, उसमें ये मेंशन किया गया है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स जो भी मिनिस्टर हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इसके बारे में ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। ये देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कि 2025 में लेकर आया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि जब भी कोई यूनियन मिनिस्टर 30 दिन या 30 दिन से अधिक के लिए उसको जेल हो जाती है, मीन्स वो कंटिन्यू जेल में रहता है, तो 30 दिन के बाद मीन्स 31st डे को इसको रिजाइन करना पड़ेगा। इस तरीके का इसमें प्रोविजन किया गया था। तो इसमें कौन कौन कवर किया गया है? यूनियन मिनिस्टर जो हो गया, देन स्टेट मिनिस्टर जो हो गया, डेली मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बोला गया था कि 30 दिन यदि कंटिन्यू वो जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनको अपने आप से स्वतः इनको अपना रिजिग्नेशन देना पड़ेगा या रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आ गया था, जिसमें ये 5 साल की सजा या फिर लगातार 30 दिन की जेल के बारे में बात किया गया है। अभी हमारा अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो आप देखते होंगे कि आप यूपीएससी या फिर जो भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके पार्लियामेंट्री, जैसे एडॉक कमेटी हो गया, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कमिटीज़ होते हैं जो समय समय पे उनका जो वर्क होता है इसके बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी में देखिए, जो इसका नॉमिनेशन होता है उसके स्पीकर द्वारा, मीन्स देखिए, जब भी लोकसभा है तो यहाँ पे उनके जो लोकसभा एलएस स्पीकर होंगे उनके द्वारा किया गया जाएगा, और विधानसभा है तो यहाँ के विधानसभा के स्पीकर द्वारा किया जाएगा। सेम वैसे ही राज्यसभा है तो राज्यसभा के स्पीकर द्वारा किया जाएगा। तो कितनी तरीके की कमेटी होते हैं इसको देख लेते हैं। कमेटी होती है, पहले एक तो एडॉक कमेटी होती है, सेकंड होती है स्टैंडिंग कमेटी। तो एडॉक कमेटी होता है, जैसा कि नेम से पता चला, एडॉक मीन्स ये टेम्पररी बेसिस के लिए लाया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेकर आया। सपोज अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर वोटिंग का चल रहा है, तो कोई एसआईआर से रिलेटेड कोई एनालिसिस या डेटा या फिर रिसर्च करना रहेगा, तो इस तरीके के हमें एक एडॉक कमेटी बन जाएगी, एडॉक कमेटी ऑन एसआईआर, जो कि अपना पर्पस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन कुछ कमिटीज ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं, उसको हम स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, स्टैंडिंग, और ये परमानेंट होती है। तो अभी जो ये कमिटीज होती हैं, देखिए, ये जो है अपने स्पीकर को रिपोर्ट करते हैं, और इसका जो ओरिजिन मीन्स हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे देश से कॉपी किया हुआ है, यहाँ से जो भी हर देश से अलग अलग अच्छी खूबियाँ थी उसको लेकर हमारा भारतीय संविधान बनाया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है ये हमारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहां से लिया गया था, और इसके बारे में जो पावर है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आर्टिकल 105 में दिया गया है। तो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, जैसे आपको जब भी हम न्यूज़ में आ गया पार्लियामेंट्री कमेटी, तो आप जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड कमेटी है, जैसे कौन सबसे बड़ी कमेटी है, किसमें लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, किसका रिपोर्टिंग किसके पास होता है, ये आपको रिवाइज कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे अभी जो एस्टिमेट कमेटी होती है ये 75 ईयर्स इसने कंप्लीट किया है, तो ये लार्जेस्ट जो भी फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट होती है, और इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। क्योंकि ये एस्टिमेट कमेटी है फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको पता होगा
कि मनी बिल मोस्टली जो है लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा उस पर गवर्न किया जाता है, और राज्यसभा के मेंबर लोग सिर्फ उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं ये लोकसभा के ही होते हैं। इसका टेन्योर 1 साल होता है। और क्या होता है कि सपोज अभी कोई पॉलिसी सरकार बनाती है, जैसे अभी जीएसटी पे कोई जीएसटी हो गया, या फिर उन्होंने बताया कि हम एक आयुष्मान योजना लेकर आ रहे हैं, आयुष्मान योजना लेकर आ रहे हैं जिसका हम खर्च है 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने सेंटर ने एलोकेट कर दिया। तो अभी एस्टिमेट कमेटी क्या करेगी, इस जो स्कीम है, पॉलिसी है, इसको एनालिसिस करेगी और ये सोचेगी कि हम 2 तरीके से इसमें, एक तो कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, पहले कैसा पैसा बचा सकते हैं, और दूसरा इसको हम कैसे और अच्छा इस पॉलिसी को बना सकते हैं। तो हाँ, पॉलिसी भी अच्छा बने और पैसा भी कम खर्च हो, इसके लिए हमें आरी एस्टिमेट कमेटी को बनाया गया है। बाकी आप जो इस कमिटीज़ हैं उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए, हमने अभी जो इंडेक्स पढ़ाते टाइम पे हमने आपको बताया था कि एक रिसेंट में इंडेक्स आया था, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसको पाई बोला गया था, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा होगा कि ये पंचायत है, तो ये पंचायती राज जो मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया होगा। तो अभी पाई के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, जो भी हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, जैसे प्रधानी चुनाव या फिर ग्राम, इसमें नगर पंचायत नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे गरीबी को लेकर कि गरीबी को कैसे हम हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, भूखमरी हो गया, साफ सफाई हो गया, ग्रीन हो गया, फिर सोशल जस्टिस के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो इन सारे पैरामीटर को रख करके एक इंडेक्स निकाला गया, और इस इंडेक्स को हमने 4 भाग में इसको डिवाइड किया। पहला एक अचीवर, दूसरा एस्पिरेंट, तीसरा परफॉर्मेंस, और फोर्थ हो गया फ्रंट रनर। तो देखिए, अचीवर मीन्स वहाँ पे सब कुछ ओके है। तो ऐसा कोई भी हमें पंचायत नहीं मिला भारत में जहाँ पे सारा कुछ ओके है, 0% मीन्स इस रैंक का कोई भी भारत में लोकल इलेक्शन ही नहीं है या लोकल एरिया ही नहीं है। दूसरा है कि मोस्टली जो है एस्पिरेंट वाले कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चल रहा है सारा कुछ। तो ये बस देखना है आपको कि देखिए, पंचायती मिनिस्टर पंचायती राज के द्वारा ये निकाला गया था, बस इतना ही देखने वाली बात है। अभी हमारा अगला टॉपिक है, बस सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा कि मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा किसके द्वारा लाया गया, जैसा कि आपको पता होगा ये ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा जनरली क्या होता है कि ये पंचायत राज में ही डिस्कस किया जाता है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है, और एक EMRS होता है जो एकलव्य मॉडल जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वहाँ पे एजुकेशन के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है और उनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, स्कूल बनाया गया है EMRS एकलव्य मॉडल वाला, जहाँ पे इसको मैनेज किया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। जैसा कि ST जानते होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब से ट्राइबल, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन ST की पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन की नियरली 50% होती है, वहाँ पे EMRS मॉडल पे स्कूल्स के वर्किंग किया जाता है। तो अभी देख लेते हैं अदर कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको पता होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये देखना है कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इसको सेलिब्रेट करता है। और ये कब बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था, और ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन से पार्ट में आता है, तो ये आप बता दें पार्ट 17 में आता है। पार्ट 17 में आता है। जो हमारा संविधान के पार्ट्स होते हैं वो 17, पार्ट संख्या 17 में आता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट, वो आप लोग बताइए कि जो हमारा संविधान इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, इसके संख्या कमेंट करके बताइए। जो भी जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे।
तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है ये पार्ट संख्या 17 में आता है, और इसको जो हमारा संविधान है इसके संविधान के आर्टिकल 343 में इसको बताया गया है, जिसमें बताया ये गया है कि जो हमारा हिंदी भाषा है इसको हमें ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो देवनागरी लिपि में होती है, मीन्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ट्रीटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा अगला टॉपिक है मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है। तो जो फाइनेंस बिल होता है एक तरीके का मनी बिल होता है। तो देखिए मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसको डिसाइड जो है हमारे जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर सपोज लोकसभा में कोई डिस्कशन हो रहा है तो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं, विधानसभा में कोई डिसीजन हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है तो जो विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है, फाइनेंस बिल है या फिर क्या है। और जो मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है उससे रिलेटेड क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं इसको कवर किया गया आर्टिकल 117 में। देखिए आर्टिकल 117 में ये भी बताया गया है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, मीन्स जो भी हमारे टैक्सेस और सरकार के रिवेन्यूज आते हैं वो सरकार के जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें पैसा जाता है, तो वहाँ से पैसा कुछ भी निकालने के लिए हमें राष्ट्रपति रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। कि देखिए आपने 110 में मनी बिल बता दिया है, अभी मनी बिल क्या कहता है, मनी बिल सपोज पास हो गया तो मनी बिल पास करने के लिए आप जब भी फंड निकालोगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति की हमें वहाँ पे स्वीकार्यता चाहिए। मीन्स राष्ट्रपति जब बोलेंगे कि हाँ इसमें से पैसा निकाल सकते हो, अब तो क्या होगा कि वो मनी बिल के माध्यम से जितने भी अमाउंट का फंड पास हुआ रहेगा उतने बिल सरकार वहाँ से निकाल सकती है। तो देखिए जब भी हमारा बजट जब भी आता है तो वहाँ पे एक तरीके के वो मनी बिल होता है, फिर बाद में इसको पास कराया जाता है, फिर पास कराने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया से सारा पैसा जो होता है सरकार खर्च करती है। इस तरीके का हमारा एक प्रोसेस होता है। तो मनी बिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती है जिसपे वो मनी बिल में रिकमेंडेशन सुझाव कर सके या रिकमेंड कर सके। ये सिर्फ इस जो मनी बिल होता है, मनी बिल इस पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि जो भी हमारा बिल पास होता है पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट से, तो उनका और कोई भी मनी बिल होता है तो इसको पास कराने के लिए हम ज्वाइंट सीटिंग नहीं, जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, ज्वाइंट सीटिंग इसको अलाउ हम ये ज्वाइंट सीटिंग नहीं कर सकते हैं। और एक आर्टिकल जो है 110 में, आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में डिस्कशन किया गया है और मनी बिल बताया गया है। और आर्टिकल 109 में देखा गया है मनी बिल से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, स्पेशल प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि वो सारा हमारा मनी बिल होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली क्या होता है कि अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की है, बीजेपी के गवर्नमेंट में सपोज यहाँ पे 240 मिनिस्टर्स थे, 240 मिनिस्टर्स, तो वहाँ पे लगभग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 मिनिस्टर उनके यहाँ पे कैबिनेट है, कैबिनेट में हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 225 जो एमपीज हैं, जो रिमेनिंग 225 एमपीज हैं, इन एमपीज में से मीन्स ये कैबिनेट वाले जब लेकर आते हैं तो इसको बिल बोलते हैं, जो इसमें नॉर्मल बिल बोलते हैं। लेकिन जो अदर एमपीज अपार्ट फ्रॉम कैबिनेट जो लेकर आते हैं तो उनको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। बस इसमें समझाने वाली इतनी सी बात है और इसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है कि एडजर्नमेंट सीने डाई। तो एडजर्नमेंट सीने डाई बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कुछ भी होता है तो उसका जब भी उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, एडजर्नमेंट किया जाता है, तो उसको जनरली बोला जाता है कि सपोज आज का यहाँ पे कार्यकाल चल रहा है, विधानसभा का लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है और आज एडजर्नमेंट होता है, तो ये भी बताया जाता है कि हम फिर यहाँ पे मंडे मॉर्निंग 11
AM से फिर से स्टार्ट होगा। तो जनरली क्या हुआ कि जब भी यहाँ पे एडजर्नमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मंडे को हमारा फिर से ये चालू होगा। तो दूसरा केस ये होगा कि जब भी एडजर्नमेंट होता है और यहाँ पे हमें टाइम नहीं बताया गया, तो फिर इसी जो एडजर्नमेंट है इसी को हम सीने डाई एडजर्नमेंट बोलते हैं, कि विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर फर्दर मीटिंग। मीन्स अगला मीटिंग कब होगा इसका कोई भी बिना निर्धारित किए जब एडजर्नमेंट हो जाता है तो एडजर्नमेंट सीने डाई बोलते हैं इसको। और हमारा जो पार्लियामेंट है यहाँ पर देखिए, साल में 2 बार कम से कम मिलना मैंडेटरी होता है। और कितने दिन के लिए, जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं। एक बजट सेशन होता है, बजट सेशन, एक मानसून सेशन, एंड एक होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन, ये 3 तरीके के सेशन होते हैं। इसमें बजट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, दूसरे में मानसून में कोई बिल लेकर आना रहता है, थर्ड में जो हमारा है विंटर सेशन, इसमें भी कोई बिल लेकर आना रहता है, तो इसमें भी वो डिस्कशन किया जाता है। तो अभी देखिए, साल में जरूरी नहीं कि ये तीनों हो ही हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये जनरली होता है। लेकिन इसमें से 2 तो होना ही चाहिए। और कितने दिन के लिए होना चाहिए, इस तरीके का हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो अभी देखिए, हम यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक तो हो गया 0 आवर क्या होता है, और दूसरा हो गया कि क्वेश्चन आवर क्या होता है। तो जब भी हमारा लोकसभा का यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रीसीडिंग स्टार्ट होता है, मतलब कार्यकाल चालू होता है, तो जो 11 बजे से जनरली चालू होता है, 11 बजे से 11 AM से चालू होता है। तो जो पहला सेशन होता है, पहला 1 घंटे का आवर होता है, उसी को हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन आवर में बेसिकली होता क्या है, जितने भी जो सांसद होते हैं, इनको जो भी डाउट्स, क्वेरी, रिपोर्ट्स, डेटा चाहिए होता है, इसमें क्वेश्चन आवर में ये क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन रखते हैं, जो भी जिनसे भी जिस भी डिपार्टमेंट से चाहिए होता है, जिस भी मिनिस्ट्री से चाहिए होता है, उनके समक्ष ये अपने सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने का देखिए यहाँ पे 3 तरीका है, 3 तरीका हो। एक पहला स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया अनस्टार्ट क्वेश्चन, तीसरा हो गया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि ये इसका जो है ओरल आंसर होता है। मीन्स आपने पूछा कुछ भी, विपक्ष के नेता ने कुछ भी पूछा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि आयुष्मान भारत में कितने लोग ठीक किए गए, तो इसका ओरल उस मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे ओरली दिया गया जाता है। और इसमें जब भी ओरल दिया जाता है तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री मीन्स वापस उस पर रिप्लाई भी वो अपोजिशन वाला कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट क्वेश्चन बोलता है। दूसरा हमारा होता है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन में वो बेसिकली रिटन फॉर्म में जवाब दिया जाता है, और इस जवाब के सामने कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तीसरा होता है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मीन्स 10 दिन का एडवांस नोटिस देके कोई भी यहाँ पे विपक्ष का या फिर कोई प्राइवेट मेंबर कोई भी सवाल पूछ सकता है, और इसका जवाब ओरली दिया जाता है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री होता है। तो अभी देखिए, जो फर्स्ट आवर हमने बता दिया 11 बजे से होता है 12 बजे तक, उसको हम फर्स्ट आवर में, इसको हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन आवर बोलते हैं। बट 12 बजे के बाद से जो होता है, 12 बजे के बाद वाला, वहाँ पे इसको हम 0 आवर बोलते हैं। मीन्स 12 PM से जो 1 PM के बीच होता है, इसी को हम 0 आवर बोलते हैं। इस 0 आवर में जनरली क्यों बोलते हैं कि 0 मतलब दोपहर के 12.00 होता है ना, 12.00, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे 0 आवर बोला जाता है। इसको ध्यान देने वाली बात है। अभी हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक लोकपाल को लेकर है। कि बेसिकली देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोकपाल और लोकायुक्त, ये 2 एक्ट, एक जो एक्ट आया था 2013 में आया था, आपको ध्यान होगा, जो आप पार्टी है, आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड जो अन्ना हजारे थे, अन्ना हजारे
उस टाइम पे उन्होंने स्ट्राइक और ये जो भी था वहाँ पे करके ये लोग लेकर आए थे 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसको लोकपाल बोलते हैं, और जो स्टेट लेवल पे होता है उसको लोकायुक्त बोलते हैं। इस तरीके, और इनका जो मेन काम होता है, जो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, सरकारी जो यहाँ पे वर्कर होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उन पे कोई भी करप्शन से रिलेटेड मैटर्स कोई इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड कोई भी इनको इंक्वायरी और रिपोर्ट्स ये सब करने के लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त ये बिल लेकर आया गया था। और ये कब सजेस्ट किया गया था, जो फर्स्ट और सेकेंड ARC होता है, ARC मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये बेसिकली क्या होता है, हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने प्रॉपर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड समय समय पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आता है। तो इसमें ये सजेस्ट किया गया था। तो इसको देखते हुए जब 2013 में अन्ना हजारे का वहाँ पे आंदोलन हुआ था, उस बीच में इसका रिजल्ट निकल के आया था, जिसको हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त विधेयक 2023 बोला था। तो हमने बता दिया कि लोकायुक्त जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, और इसको जो लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, और लोकपाल का अपॉइंटमेंट जो जनरली प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके थ्रू जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे इंडिया में उनका ड्यूटी रहे या फिर जैसे IFS हो गए, IFS जो फॉरेन सर्विसेज वाले हैं वो अब्रॉड में हैं, तो इनको भी इसमें कवर किया जा सकता है, कवर किया जाता है। तो फर्स्ट लोकपाल कौन था, तो फर्स्ट लोकपाल 2019 में इलेक्ट हुए थे पिनकी चंद्र घोष। पिनकी चंद्र घोष हमारे भारत के फर्स्ट लोकपाल थे। अभी अगला सवाल होगा कि करंट लोकपाल कौन है, तो करंट लोकपाल जो है AM खानविलकर है। ये ध्यान दीजिएगा, AM खानविलकर इज करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। अभी इनका जो टेन्योर होता है ये तो 5 साल होता है, नहीं तो फिर 70 साल, जो भी पहले आ गया। मीन्स कभी अभी सपोज 2017 में कोई भी लोकपाल के लिए था, तो या तो फिर यहाँ पे 2017 में था तो ये 5 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया, मीन्स 2022। तो और इनका एज अभी यहाँ पे 60 है, तो भी ये रिटायर हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया और उस टाइम पे उनका एज था 67, तो ये 3 साल मीन 3 साल बाद ये 70 हो जाएंगे, तो 3 साल बाद ये 2020 में इनका रिटायरमेंट आ जाएगा। तो ये 5 साल के लिए, नहीं तो 70 साल जो भी पहले आएगा उसी टाइम पे ये रिटायर हो जाते हैं। और इनका री अपॉइंटमेंट का कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई भी लोकपाल या लोकायुक्त दोबारा री अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पे जजेस होते हैं ये इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसमें 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से 25% जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 25 मेंबर जो 50% आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, माइनॉरिटी वुमेन, इस तरीके से होते हैं। और इनका सारे वर्ग का यहाँ पे मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी देखिए एलिजिबिलिटी क्या होता है कि जुडिशियल मेंबर बनने के लिए, यहाँ पे मेंबर ऑफ लोकपाल कंपोजिशन बनने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट होने चाहिए। इनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी इनकी रिकमेंडेशन के बेस पे करती है। तो अभी देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है। तो सिलेक्शन कमेटी में देखिए जो भी लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होता है, तो ये फर्स्ट हो गया। मीन्स उस चेयर जो भी कमेटी होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो चेयरपर्सन मीन्स उसको लीड करेंगे। दूसरा होगा कि जो स्पीकर है लोकसभा का, हमारे स्पीकर है वो रहेगा, दूसरा हो गया। तीसरा है जो हमारे विपक्ष के नेता रहेंगे, जैसे अभी के टाइम पे राहुल गांधी जी हैं, तो ये यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन, ये थर्ड हो गया। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनकी रिकमेंड पे कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये हो गया, फोर्थ हो गया। और चौथा एक एमिनेंट जूरिस्ट, मीन्स कोई भी अच्छा जो जूरिस्ट के क्षेत्र का मेंबर हो, चीज को हमारे राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं। तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी होती है, ये लोग पांचों लोग डिसाइड करके एक नेम सजेस्ट करते हैं, और वो आता है, वो नेम जो है आता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट करते हैं एज अ लोकायुक्त और लोकपाल। अभी हमारा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है कि
इनकी देखिए जो भी लोकपाल बिल है इसमें दो विंग्स होते हैं। एक इंक्वायरी हो गया, मीन्स किसी पे करप्शन का चार्जेस लगे तो उनका एक जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। देन उसके प्रोसिक्यूशन के विंग होते हैं जहाँ पे उनपे कोई भी सपोज करप्शन वाले चार्ज सही पाए जाते हैं तो उन भी क्या क्या केस चलाना है इसका डिसीजन जो है प्रोसिक्यूशन विंग लेती है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि सीबीआई। तो हम अगले टॉपिक पे आने से पहले अब हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इनकेस हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और कुछ भी आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आने के लिए। और इस बार हम जो भी ये PT 365 है इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, और जैसे ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम मेंस 365 पर वीडियो अपना लेकर आएंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है सीबीआई। सीबीआई मीन्स क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है 1963 में लाया गया था, और ये एक संथानम कमेटी है, सांथानाम कमेटी, जो कि 1962 से 64 के बीच में बनाया गया था। तो वहाँ पर ये चीज़ को लेकर लाया गया था 1963 में। तो देखिए इससे लीगल स्टेटस मीन्स संवैधानिक कुछ अधिकार इसको के बारे में देखा गया। तो इसके लिए ये तो ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन है, ना तो ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है हमारे। बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है कि सपोज कोई भी बॉडी के बारे में, कोई भी संस्था के बारे में हमारे संविधान में मेंशन है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे संविधान में कुछ संस्थाएं यदि मेंशन नहीं है तो क्या होता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना देती है, और लॉ के माध्यम से उस बोर्ड का गवर्न, उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोर्ड को गवर्न करती है। तो उसको हम जब उसके लिए सेपरेट लॉ बना देती है पार्लियामेंट तो उसको स्टैच्यूटरी बॉडी हमने बोलने लगते हैं। तो सीबीआई के केस में जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए हमारे पास अलग से कोई भी बोर्ड नहीं है। इसको हम गवर्न करते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 के माध्यम से ये अपने पावर्स को डिराइव करती है। तो अभी देखिए यहाँ पे इनका जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये भी एक जो होता है सिलेक्शन कमेटी होती है उसके द्वारा किया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इस तरीके के लोग यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, और इनके जो सजेशन पर जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपॉइंटमेंट करते हैं इनके डायरेक्टर को। अभी हमारा अगला टॉपिक है यूपीएससी। जैसा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी के बारे में भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी हमारा एक सेंचुरी मीन्स 2025 में 100 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं तो इसके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो पहला है कि ये हमारा संवैधानिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किया गया है। मीन्स ये मल्टीपल टाइम ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूपीएससी जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो और जो यूपीएससी है आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो टेन्योर होता है ये तो 6 साल नहीं तो 65 साल, जो भी पहले आएगा उस टाइम पे वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरीके का इनका टेन्योर होता है। और इस कोई भी केस में सपोज राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेते हैं तो वो एडवाइस जो है बाइंडिंग होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इनकी जो कर्मचारी होते हैं यूपीएससी के जो कर्मचारी होते हैं इनका सैलरी और जो पेंशन होता है कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार का होता है, जो राष्ट्रपति की नज़र में उनकी परमिशन के बाद ही उसमें से पैसा यूटिलाइज किया जाता है, वहाँ से ही ये अपने फंड्स को पेंशन के लिए यूज़ करते हैं सरकार। तो अभी इसका क्या क्या फंक्शन है तो देखिए, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का एग्जाम मीन्स जो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज वाला कोई एग्जामिनेशन जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया,
देन सेंट्रल सर्विसेज यूटी, इस तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो यूपीएससी कराती है। हमारा अगला टॉपिक है एनसीआरबी। एनसीआरबी तो बेसिकली देखेंगे एक जो एनसीआरबी है, रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया कि जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं और सुसाइड होते हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो पहले हम देखेंगे कि एनसीआरबी क्या होती है। तो एनसीआरबी जो है 1986 में इसको बनाया गया था, और इसको बनाया गया था टंडन कमेटी के बेस पर बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको 86 में इसको बनाया गया, किस बेसिस पे बनाया गया, तो सेकेंड है इसको टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। और इसका मेन क्या होता है कि जब भी कोई एफआईआर होता है, क्रिमिनल्स के होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, तो इनका ये सारा डेटा कलेक्ट करती है कि ये डेटा का रिपोजिटरी होती है, नेशनल वेयर हाउसिंग होती है, मीन्स कोई किसी का फिंगरप्रिंट हो गया, कोई अदर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होते हैं, ये हमारे एनसीआरबी के पास जाते हैं और एक वो डिजिटल डेटा मेंटेन करती है, जिसका मेन यही काम है। तो इन्होंने रिसेंटली ये बताया कि जो रेट ऑफ सुसाइड है, मीन्स सुसाइड की संख्या अंडमान निकोबार में ये काफ़ी बढ़ रही है, इन्होंने ये बताया। फिर देन सेकेंड ये इन्होंने बताया कि जो सुसाइड के केस होते हैं, सुसाइड के केस सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आए हैं, एंड फार्मर का सुसाइड जो है यहाँ पे 0 था, पिछले 2 साल में ये सब जो था 0 था। अभी देख लेते हैं कि जो प्रिजन्स होते हैं, प्रिजन्स जो है ये राज्य का विषय है। तो अभी देखिए जो भी हमारी सूचियाँ हैं, शेड्यूल है, उसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें एंट्री नंबर 4 में प्रिजन्स के बारे में दिया गया है, जो कि वो स्टेट लिस्ट में आता है। मीन्स ये इस पे प्रिजन से रिलेटेड कोई भी नियम कानून जो है कि राज्य सरकार ही बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार कुछ भी नहीं बना सकती है। हमारा अगला टॉपिक है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो मानवाधिकार कमीशन है इससे रिलेटेड हम देखेंगे तो ये कब लाया गया था, तो ये बेसिकली जो है 93 में लेकर आया गया था, 93 में लेकर आया गया था, और स्टैच्यूटरी बॉडी है जो जिसका जो है ये इसको मिला था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1903, इसी को माध्यम से ये गवर्न करती है, और ये इसके द्वारा कोई भी नियम जो भी लाया गया या फिर पनिशमेंट जो होता है इन्फोर्सिएबल होता है। मीन्स ये बोल दिया कि कोई कि ये इसको यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका यहाँ पे चेयरपर्सन जो होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। और इसमें इसके अलावा जो चेयरपर्सन के अलावा 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस यहाँ पे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, या फिर सेकेंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक महिला भी होनी चाहिए, जिसमें से एक जो है वुमन होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकार है तो जो महिलाओं के अधिकार के बात रखने के लिए या पक्ष रखने के लिए एक वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। तो इस तरीके का ये NHRC यहाँ पे NHRC के बारे में दिया गया है। दूसरा है एक ग्लोबल अलायंस है कि ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो NHRC होता है इसके पावर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसके पास जो सिविल कोर्ट की पावर होती है यहाँ पे, ये कंप्लीट पावर इसके पास NHRC के पास होती है, और ये किसी को भी सम्मन कर सकती है, और ये विटनेस के लिए यहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है। फिर जो एविडेंस होता है इसको भी ये कलेक्ट कर सकती है। तो हमने बताया कि ये इंक्वायरी कर सकती है, कोई भी मानवाधिकार से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें इंटरवेन कर सकती है विदाउट एनी थर्ड पर्सन रिकमेंडेशन। देन ये यहाँ पे किसी कैदी के बारे में जानना है या फिर स्टेटस देखने के लिए वो जेल में भी जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है, विजिट कर सकती है, किसी भी नियम कानून का रिव्यू कर सकती है कि उसके
किसी नए नियम का मानवाधिकार पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई भी फैक्टर्स है या फैक्ट्री है वहाँ पे मानवाधिकार के बारे में वो जाकर वहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड रिव्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे इसके पावर्स होते हैं ह्यूमन राइट के कमीशन के बारे में। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इसको ट्राई करेंगे 2-3 दिन के अंदर। जो भी पॉलिटी 365 का मैगजीन है इसको कंप्लीट करके जो भी आप के अकॉर्डिंग अगला पीटी 365 इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम कवर करने का ट्राई करेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।